नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मोदी 3.0 पहली अग्नि परीक्षा इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा और जिन परिस्थितियों में इस बार सरकार बनी है, जाहिर तौर पर चूंकि इस बार इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, तो एनडीए के घटक दलों के साथ में मिलकर इस बजट को तैयार किया गया है। ऐसे में किन किन संभावनाओं को और अलग अलग वर्गों के लिए क्या कुछ इस बजट में समेट कर लेकर आएंगे, ये पहली अग्नि परीक्षा में तय होगा कि आखिर सरकार अगले 5 साल के लिए किन किन क्षेत्रों में फोकस कर चढ़ना जा रही है। सरकार पहले ही कह चुकी है, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम 2047 के विजन को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। तो क्या उस 2047 के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह बजट आज उसी तरह से अलग अलग वर्गों पर फोकस करता हुआ नजर आएगा? इसी पर लगातार बात करेंगे क्योंकि आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन अब निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और राष्ट्रपति से बजट मंजूरी होने के बाद अब यहां से संसद रवाना होंगी। इन सब के बीच एक तस्वीर भी बड़ी खास आई जब यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही खिलाकर रवाना किया। अमूमन ये देश की परंपरा रही है कि कहीं भी किसी शुभ काम के लिए अगर आप जाते हैं तो दही खिलाकर आपको विदाई की जाती है। तो राष्ट्रपति से जब मुलाकात करने के लिए पहुंची अपनी टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो बजट को मंजूरी भी दिलाई और ये देखिए दही उन्होंने खिलाया और दही खिलाकर रवाना किया और यहां से अब संसद के लिए रवाना होंगे और 11 बजे, ठीक 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। और ये इस वक्त संसद भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये नया संसद भवन जहां अब पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण और 11 बजे यहां पर शुरू होगी और 7वीं बार वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। और इस बार पूरे देश भर के अलग अलग वर्गों की उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर होगा। जो उनके हाथ में इस छोटे से बैग में जो लाल कलर का बैग है, इसमें वो बजट की कॉपीज हैं जिसके जरिए अब चूंकि आजकल ई बजट पेश होता है, तो ये डिजिटलाइज के रूप में ये नया बजट तैयार किया गया है और ये बजट तैयार करने वाली पूरी टीम है। ये उस वक्त की तस्वीर जब वित्त विभाग जो है उस विभाग की तरफ से उन अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, एक फोटो सेशन करवाया गया और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। इस फोटो सेशन के बाद यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई, राष्ट्रपति से मुलाकात की, बजट को मंजूरी दिलवाई, राष्ट्रपति के हाथों दही खाने के बाद अब वापस पहुंची हैं और संसद भवन इस वक्त पहुंच चुकी हैं। तो बहरहाल हम लगातार बात कर रहे थे कि ढेर सारी उम्मीदों के इस बार भार उनके कंधों पर होगा क्योंकि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है जिसको खासतौर पर लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया और इसके अलावा युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर और गरीब वर्ग को, ये ऐसे प्रमुख वर्ग हैं जिस पर लगातार सरकार फोकस करने की बात करती है। उसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करें, डिफेंस सेक्टर को लेकर पिछली बार जो बजट एलोकेशंस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो संभावना है कि इस बार डिफेंस सेक्टर को वो भी अच्छा एलोकेशन हो सकता है। एनर्जी सेक्टर जिसको लेकर सरकार लगातार बहुत अलग लेवल पर काम कर रही है, एनर्जी सेक्टर्स में भी एलोकेशंस पर कितना कुछ होगा इस पर सबकी निगाहें बनी हुई। और जो बुनियादी सुविधाओं की हम बात करते हैं, ज़रूरतों की बात करते हैं, उसमें चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, इसको लेकर भी बजट एलोकेशन में क्या कुछ खास चीज़ें होंगी इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। किसानों के लिए चूँकि लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध अपने आप को बताती रही है और जिस तरह के इस बार लोकसभा इलेक्शंस में नतीजे निकल के सामने आए तमाम अलग अलग वर्गों में, अलग अलग राज्यों में, इन सब को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट को तैयार किया होगा। और दूसरी बात ये कि भले ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब हाल ही में अब आने वाले कुछ समय में चुनाव होने हैं। तो पॉलिटिकली दृष्टि से भी देखें तो क्या इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश होगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर बजट में क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं ये भी आपको बता रहे हैं। किसान सम्मान निधि में की राशि में बढ़ोतरी संभव है।
किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो 6,000 से बढ़कर 9,000 हो सकती है। ये चूंकि हमने जब इससे पहले इंतरिम बजट पेश किया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, तब भी हमने इस बात की संभावना व्यक्त की थी कि क्या किसान सम्मान निधि की राशि को सरकार बढ़ा सकती है। तो 6,000 से बढ़ाकर इसे 8,000 कर सकते हैं। 8,000 से 9,000 तक के बीच में इसकी संभावना नजर आ रही है। तो 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात भी करें, प्रीमियम पर जो टैक्स छूट जो है उसे दोगुना सरकार कर सकती है। अटल पेंशन योजना 10,000 रुपए इसे होस्ट किया जा सकता है। सेविंग्स पर टैक्स छूट 80C जो है वो 3 लाख रुपए तक हो सकती है। ये बड़ी डिमांड है जो लगातार आम टैक्स पेयर्स की तरफ से की जा रही है। 70 साल से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज का ऐलान संभव है। इस बात का ऐलान अपने मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने किया था। टैक्स स्लैब का छूट 5 लाख तक क्या किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 12 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ नहीं है। मनरेगा के लिए आवंटन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा युवा, महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों पर भी खास तौर पर फोकस इस बजट में देखने को मिल सकता है। और इस वक्त हमारे साथ में अलग अलग पूरे पैनल एक एक करके जुड़ते जाएंगे। हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर जवाहर शेट्टी साहब, हम चूंकि बात कर रहे थे इससे पहले भी, और खास तौर पर अगर चूंकि आप शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, तो एलोकेशंस की अगर बात करें, पिछले कुछ बजट के दौरान जो प्रावधान किए गए हैं वो, और सरकार की अलग अलग प्राथमिकताओं के आधार पर भी देखें, क्या आपको इस बार लग रहा है नई शिक्षा नीति को लागू करके अब आगे कदम बढ़ाए जा चुके हैं, क्या कुछ इस बार संभावना नजर आ रही है? देखिए, मुझे सबसे पहला ये लगता है कि क्योंकि 2047 हमारे लिए पैमाना है, और शिक्षा में 2047 इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीडीपी 6% जो है बजट का प्रावधान 6% तक शिक्षा में जाना चाहिए, जो कि आज की तारीख में 2.5 से 3 है। तो मुझे लगता है कि ये प्रावधान को 2.5 से 3 से बढ़ाकर कम से कम 4 ले जाना चाहिए, क्योंकि 47 तक पहुंचते पहुंचते 6 या 7 होगा, तभी शिक्षा का विस्तार हो सकता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उपयोग हम कर सकते हैं शिक्षा को बेहतरी के लिए। बिल्कुल, और चूंकि उसके अलावा भी, चूंकि जाहिर तौर पर आप सिर्फ शिक्षा से ही नहीं जुड़े हुए, बल्कि अगर आम तौर पर इस बजट को देखें, जैसा हम लगातार बता रहे थे कि इस बार की परिस्थितियां सरकार के सामने इस तरह की हैं इस तीसरे कार्यकाल में, कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक सरकार वो कर रही थी जो सरकार करना चाहती थी और उसको लेकर इंप्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन अब थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं। अब सरकार वो कर सकती है जो जनता भी चाहती है या बाकी जो सहयोगी दल हैं वो भी चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस कथन का वाकई में कुछ असर इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी का आकलन जब हुआ इलेक्शन के बाद और जो रिजल्ट आया उसके बाद, तो यही बात निकल के आई कि जो जनता चाहती है शायद हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, और इस वजह से जो चीज़ें, जैसे मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा तबका है, हाँ, जिसने बहुत भारी तादाद पे वोट नहीं दिया है मोदी को। हाँ, तो मिडिल क्लास के लिए जैसे टैक्स छूट आपने कहा, या महंगाई के कम करने की बात आपने की, रोजगार की बात आपने की, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं, चीज़ें हैं जिसको लेकर, अब खासतौर पर एजुकेशन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको लेकर खासतौर पर फोकस करनी गई? तो बजट एलोकेशन की आपने जिक्र किया, उसके अलावा भी महत्वपूर्ण कई सारे सेगमेंट्स हैं, क्योंकि कई जगहों पर टीचर्स की नियुक्ति को लेकर बजट में कुछ बहुत ज़्यादा प्रावधान देखने को मिलता नहीं है। हायर एजुकेशन संस्थान है, उनकी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने को लेकर भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। क्या आपको इस दिशा में कुछ लगता है, उम्मीदें? हाँ, देखिए, तुरंत तो ये नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको अगर करें उच्च शिक्षा को और स्कूली शिक्षा को, तो सुधार की ज़रूरत है। और मैंने खास करके जो टीचरों की कमी है वो एक बहुत बड़ा तकलीफ है, और हमको टीचर मिल नहीं रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो या तो बाहर चले जा रहे हैं या पलायन कर जा रहे हैं, हाँ, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो टीचरों की व्यवस्था और टीचरों का अपग्रेडेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से है, और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, जैसे हम एक मोटा मोटा आकलन भी देखते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण की चीज़ें निकल के सामने आई, उसमें ये बताएगा कि करीब 80 लाख रोजगार जनरेट करने होंगे, तब हम 7% के आसपास जीडीपी को गेन कर सकते हैं। यह आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है, और अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी जो है इस आने वाले वित्त वर्ष में 7% के आसपास रह सकता है। तो यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान भी हो सकते हैं। इसमें एजुकेशन फील्ड भी शामिल है। हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं।
पहला ये कि रोजगार उत्पन्न करना एक बात हो गई और रोजगार के लायक लोगों को बनाना एक बात हो गई। तो रोजगार के लायक लोगों को बनाना यानी शिक्षा फिर से जरूरी हो जाता है, और शिक्षा में कौशल विकास, और रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकारी जो अभी तक जो चीजें खाली पड़ी थी, रिक्त थी पद, उनको छोड़ा जाएगा मुझे लगता है धीरे धीरे करके इस साल और अगले साल। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर अगर हमने समृद्धि की तरफ बढ़ाया है तो बहुत बड़ा रोजगार का पैमाना उधर हो सकता है। बिल्कुल, रोजगार को बढ़ाने की दिशा में प्रावधान हो सकते हैं, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी कमोबेश इसी तरह इशारा करती है कि रोजगार जनरेशन की दिशा में कुछ बड़े प्रावधान करने होंगे, तब हम उस जीडीपी का जो आंकड़ा है या जो उसका जो टारगेट है उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर रोजगार जनरेशन की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस बजट में हो सकते हैं, ये कम से कम संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मनरेगा एक ऐसा सेक्टर जिसको लेकर भी कुछ बड़े प्रावधान संभव हैं, क्योंकि लगातार मनरेगा एक ऐसा योजना जिसके जरिए सीधे सीधे आम गरीब वर्ग जो है वो इससे प्रभावित होता है, तो उस लिहाज से उसके एलोकेशंस में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और लगातार हम किसानों के संदर्भ में बात करें कि किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये पिछले लोकसभा चुनाव के समय से दिए जा रहे हैं, उसकी राशि में थोड़ा सा बदलाव इस वक्त इसमें संभव है। तो हम अलग अलग एलोकेशन तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, चूंकि अब ये लोकसभा से तस्वीरें इस वक्त हमको दिख रही हैं संसद भवन परिसर की, जहां पर एक एक कर अब तमाम सांसदों के, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी चालू है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने देखा कि इस वक्त वो भी अपनी बजट की उस बैग को लेकर, उस कॉपी को लेकर पहुंच चुकी हैं संसद भवन के भीतर, और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, ये भी संसद के भीतर प्रवेश करते हुए। इससे पहले की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई, जैसे कि परंपरा रही है कि वित्त विभाग के में पहुंची और वहां पर तमाम अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद एक फोटो सेशन हुआ और अपनी पूरी टीम के साथ यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए पहुंची। राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से इस बजट की मंजूरी लेने के बाद में दही खिलाकर उन्हें वहां से रवाना किया गया राष्ट्रपति द्वारा, और अब वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं और 11 बजे ये बजट पेश होगा। तो बिल्कुल हम संभावनाओं को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, और अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे इस मोदी 3.0 यानी मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। इसको हम अग्नि परीक्षा कह रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे साहब जुड़ गए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। लगातार जब भी बजट पेश होता है तो इनको हम इनसे चर्चा जरूर करते हैं। ब्रह्मे साहब, जैसा हम कह रहे हैं कि ये पहली अग्नि परीक्षा है, तो क्या इस अग्नि परीक्षा को लेकर तैयारियां जाहिर तौर पर अपनी तरफ से की गई हैं, बजट पेश होने की तैयारी हो गई है, आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इस बार के बजट में कुछ बड़े प्रावधान जिसको लेकर हम लगातार उम्मीद कर रहे हैं, वैसा कुछ संभव है? देखिए, कल जब इकोनॉमिक सर्वे आया और उसमें कुछ जो बातें कही गई हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, और उन पे मैं समझता हूं कि बजट को केंद्रित होना चाहिए। उसमें एक बड़ी बात यह है कि विकास की जो बात कही गई उसमें कि 7% की ग्रोथ रेट रहेगी, पर उसके साथ ये कहा गया कि हमको गैर कृषि क्षेत्र में 70 लाख रोजगार का निर्माण करना पड़ेगा। तो देश में चूंकि एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, और रोजगार निर्माण आप कैसे करेंगे, खासकर जो ऐसे सेक्टर पे फोकस करें जहां पर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जैसे टेक्सटाइल है या अपैरल है या मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे एरियाज के लिए क्या होगा, क्योंकि बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, इकोनॉमी दूसरी। एक बात ये दूसरी बात ये है कि महंगाई जो है वो काफी ज्यादा है, और खासकर ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि उसका जो है काफी बड़ा हिस्सा जो है खाद्य महंगाई को लेकर है। फूड इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज्यादा है उसका प्रभाव, लोगों में भी उससे प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब तक सरकार बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं फोकस करेगी, जब तक जो है एग्रीकल्चर इनपुट के दाम कुछ कम नहीं होंगे, तो ये
कुछ जो है राहत लोगों तक नहीं पहुंच सकती है, या एमएसपी को लेकर यदि बात नहीं होगी, क्योंकि ये आम आदमी तो महंगाई से पीड़ित है, वो वस्तुओं के ज्यादा दाम भी दे रहा है, परंतु वो लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। यानी महंगाई है एक तरफ और दूसरी तरफ किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये बात उभर के सामने आई है। दो बात, तो जो बड़ी बातें हैं बजट के लिए जो उस पर केंद्रित रहेगा, जिसको लेकर पॉलिसीज बनेंगी, एक बात रहेगी विकास को लेकर, एक बात रहेगी बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार आप कैसे जनरेट करेंगे, तीसरी बात जो है मैं समझता हूं महंगाई को लेकर एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, और बेरोजगारी को लेकर मैं समझता हूं कि एक अभी अच्छी चर्चा हुई थी जिसमें बात हुई थी कि जैसे औद्योगिक विकास के लिए ग्रोथ रेट 7% की आई है, आपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया है, तो क्या कोई ऐसी स्कीम हो सकती है इंडस्ट्रीज के लिए कि जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स हों? प्रोडक्शन लिंक आपने इंसेंटिव दिया है, उसको एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए किया है, कुछ उद्योग इनिशियली 14 इंडस्ट्रीज उसमें थी, तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स कोई स्कीम हो सकती है, या फिर अर्बन एरियाज के लिए मनरेगा जैसी कोई योजना हो सकती है? और पांचवी जो बात है वो ये है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो कम हो रहा है, तो देश में मांग, ये बड़ी एक विरोधाभास है कि आपकी ग्रोथ रेट 7% की है और आपकी जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 4% है। आपको प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए जरूर कुछ टैक्स रिलीफ यदि होगा, किसी मिडिल इनकम जो ग्रुप है उनको टैक्स में क्या रिलीफ दे सकते हैं, या उद्योगों को क्या टैक्स रिलीफ दे सकते हैं आप, तो या जीएसटी को क्या आप, खैर जीएसटी इसका मुद्दा नहीं है बजट का, क्योंकि अलग काउंसिल बन गया, ठीक है। और पांचवी अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप अपना राजकोषीय संतुलन बना के रखते हैं और किस प्रकार से घाटे को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आपको अभी आरबीआई से लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा मिला हुआ है, उस पैसे को आप कैसे खर्च करते हैं? तो बहुत सारे अलग अलग प्रावधान हैं जिसको किए जाने की उम्मीद इस वक्त कर रहा है। आपने खासतौर पर मोटे मोटे तौर पर बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ विकास की योजनाओं का आपने जिक्र किया, इसको किस तरह से बीच में बनाकर चलेंगे ये भी है। और मेरे साथ में इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, भोपाल से इस वक्त जुड़ गए हैं, और इन सब के बीच ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 तस्वीरें इसलिए क्योंकि अब तक कुल 7वीं बार आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए आएंगे। तो पहला बजट जब 2019 में पेश किया गया, उसके बाद एक एक करके 2024 में ये अपना 7वां बजट, जिसमें एक अंतरिम बजट शामिल है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ये एक अंतरिम बजट पेश हुआ था, और अब फाइनल जी ये अपने मोदी कार्यकाल का, तीसरे कार्यकाल का अपना पहला बजट और 7वां बजट अपना निर्मला सीतारमण पेश करने के लिए तैयार हो रही हैं। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में भोपाल से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र जी, जैसा अभी यहां पर रविंद्र ब्रह्मे साहब कह रहे थे कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर बड़ा फोकस हो सकता है इस बार के बजट में, और चूंकि लोकसभा चुनाव में खासतौर पर विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से इन 2 मुद्दों को बड़ा खासतौर पर उठाया गया, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज की इस बजट को लेकर जितेंद्र मिश्रा साहब? निश्चित तौर पर इसकी चिंता हम लगातार करते रहे, और इसकी चिंता आप लोग भी करते रहे हैं कि बजट का प्रारूप कैसा होना चाहिए। लगातार इस प्रदेश में, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज देखिए आर्थिक सर्वे में भी सामने आ गया उस चीज़ों को लेकर के, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम हो। 80 लाख नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस समस्या से निपट पाएंगे। प्रतिवर्ष 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता बताई गई है आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा। दूसरी चीज, कृषि पर अगर फोकस नहीं किया गया तो इस देश की बड़ी आबादी की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, चरमरा चुकी है वो। उस दिशा में काम करने की जरूरत है। किसान लगातार कमजोर होता जा रहा है। पिछले अनेक वर्षों से स्वामीनाथन रिपोर्ट का वायदा किया गया था, उससे एमएसपी का वायदा हर चुनाव में कर दिया जाता है उससे, लेकिन उसको एमएसपी नहीं मिल पाती है। अभी आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में भी 2700 रुपये क्विंटल गेहूं और 3100 रुपये क्विंटल धान की बात की गई थी। निश्चित तौर पर कृषि को संरक्षण देने की जरूरत है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आज सामान महंगा हो रहा है, चीजें महंगी हो रही है, लेकिन किसान घाटे में जा रहा है, क्योंकि उसकी फसल का मूल्य व्यापारियों तक आते आते नहीं बढ़ता है। जैसे ही बिचौलियों के हाथ में फसलें आ जाती हैं, लगातार मूल्य बढ़ जाता है। इस
मैजिक को समझने की जरूरत है। सरकार में बैठे लोगों से इसको मैं अपेक्षा करूंगा कि इस पर ध्यान दें। क्या गणित बैठता है कि किसान ठगा सा महसूस करता है और फसलों के दाम बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। मध्यम वर्गीय की खरीद क्षमता कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, टैक्स रिबेट देने की जरूरत है, वो लगातार पिसता जा रहा है। मध्य प्रदेश की खास तौर से मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को वो दिया है जो उसने सोचा भी नहीं था। इस सरकार में बहुत बड़ा योगदान मध्य प्रदेश का है। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो मध्य प्रदेश को स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए, ये हम पूरे मध्य प्रदेश के लोग अपेक्षा करते हैं। चलिए जितेंद्र जी, कुल मिलाकर आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर यहाँ बात हो रही है, इन सबके बीच पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। हमारे साथ में अभी जुड़ गए हैं सुमित जैन साहब जो कि सीए हैं, और हमारे साथ में रवि ग्वालानी जी भी जुड़े हैं जो कि सीए भी हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लिहाजा उस लिहाज से भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। और साथ ही हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जी भी नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अभी हमने जितेंद्र जी को सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी उम्मीदें देश की हैं। सुंदरानी जी वो कह रहे हैं कि तमाम अलग अलग सेक्टर्स में खासतौर पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर देश में बड़ी बुरी स्थितियां हैं, और इस बार उम्मीद करते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए बजट पेश होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं सुंदरानी जी? निश्चित रूप से आदरणीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री का बजट महंगाई पे कंट्रोल करने वाला, बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में कदम उठाने वाला, छोटे व्यापारी मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देने वाला और कोई नया कर न लगे, यह उम्मीद की जा रही है इस सरकार से। निश्चित रूप से आज भारतवर्ष में 10 साल मोदी जी की सरकार को हो गए, 11वां साल शुरू हो रहा है, नए कार्यकाल का पहला बजट है। और निश्चित रूप से जितना जनता की उम्मीदों पे की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास सरकार की तरफ से होगा और लोगों को राहत देने की बातें इसमें आएगी। इनकम टैक्स के स्लैब में भी बदलाव की संभावनाएं हैं और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं इसमें राहत देने की बात लगातार हो रही है। समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम सरकार ने पिछले दिनों किया है मुद्रा बैंक के माध्यम से, और बाजार में पैसा आवे, डिमांड बढ़े, इस दिशा में कदम उठाएंगी निर्मला सीतारमण जी। रवि ग्वालानी जी, आप चूंकि सीए भी हैं और लगातार इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो स्लैब में बदलाव होगा, 12 साल हो चुके हैं स्लैब में बदलाव हुआ नहीं है। इस बीच नया हमने टैक्स रिजीम भी देखा और उस नए रिजीम और पुराने रिजीम को लेकर भी लगातार कंफ्यूजन की स्थिति भी रहती है। कई सारे लोग, अभी आंकड़ा ये बताता है कि 80% लोग ऐसे हैं टैक्स पेयर्स जिन्होंने ओल्ड रिजीम को ही चुना है, जबकि नया रिजीम भी सामने आ चुका है। इन सब के बीच में आज जब बजट पेश होगा तो क्या इस स्लैब में कुछ बदलाव की उम्मीद देश की जनता करे? देखिए, उम्मीदें बहुत हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि उसे राहत मिलेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग आज के समय में बहुत बढ़ चुका है। अभी हम अर्थशास्त्री जी को भी सुन रहे थे तो वो भी कह रहे थे कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, कंजम्पशन को भी हमको ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। तो बात ये आ रही है कि जब महंगाई बढ़ रही है तो जो स्लैब वर्तमान में ओल्ड स्कीम में चल रहा है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ये आज की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कंपैरेटिवली बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो न्यू स्लैब स्कीम निकाल दी है, जिसमें आप ही ने अभी बताया कि लगभग 20% लोग वहां जा रहे हैं, तो उसमें एक प्रोत्साहन यह मिल रहा है कि आप सेविंग्स को छोड़ दीजिए, एलआईसी को छोड़ दीजिए, होम लोन को छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार के डिडक्शन को साइड करिए और आप जो है कंजम्पशन के ऊपर पर ध्यान दीजिए। तो हमारे देश की जो मूल संरचना है, जो मूल ढांचा सेविंग का है, वो गड़बड़ा रहा है। हमारी जनता आज भी जान रही है कि उसको सेविंग की मेंटालिटी और उसको सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे बढ़ना है। तो मेरा यह मानना है, जनता भी यही कह रही है कि ओल्ड स्कीम को प्रमोट करना चाहिए, उसको डिसप्रमोट ना करें, उसको भी पैरिटी लाइए और एक इक्वल दीजिए कि जनता खुद चूज करे कि उसको क्या करना है। अगर सेविंग नहीं रहेगी, अगर लोग एलआईसी में पैसा नहीं लगाएंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं, तो आप इमेजिन करिए 40 साल बाद, 35 साल बाद जो आज के युवा है जैसे जैसे बूढ़े होंगे तो उनका क्या होगा। आज सरकार क्षणिक चीजें देख रही है। मेरा यह मानना है कि निर्मला सीतारमण जी बड़ी इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो आंकड़ों के मायाजाल में जनता को ना उलझाए। जो सही मायने में रिलीफ दिया जाना चाहिए कि सेविंग भी रहे, ताकि आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाले बच्चे बड़े होंगे तो उनके बारे में भी सोचे। क्षणिक सोचने से काम नहीं चलेगा। बजट पेश होना है और बजट में अलग अलग संभावनाएं क्या क्या हैं अलग अलग वर्गों की,
और इन सब के बीच में सुमित जैन साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित जैन साहब सीए हैं और जैसा हम लगातार अभी बात रवि ग्वालानी जी से भी कर रहे थे कि एक ऐसा सेगमेंट है, बजट टैक्स पेयर है, जो पिछले कई सालों से लगातार पूरी ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है और जिसमें और विकास में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जो कुछ मिलना चाहिए उसकी झोली अब तक उतनी ज़्यादा नजर आती नहीं है भरी हुई। क्या आपको इस बार लगता है कि कुछ बदलाव संभव है टैक्स स्लैब्स में, या फिर जो 80C और 80D तमाम अलग अलग के तहत जो प्रावधान है उसके तहत? हाँ देखिए, बिल्कुल इस बार ऐसा उम्मीद है कि 80C का जो डिडक्शन है अभी जो 1.5 लाख तक का है उसको कुछ बढ़ाया जाए और वो बढ़ना भी चाहिए। और जहाँ तक हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का सवाल है, 24 भी उसकी डिडक्शन मिलती है जो हम लोन लेते हैं, उसकी लिमिट अभी 2 लाख रुपए तक की है, तो उसको भी थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है और ये बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि सबको ये जितने जो मिडिल क्लास हैं जो होम लोन लेते हैं उनको डिडक्शन का बेनिफिट अभी पूरा मिल नहीं पा रहा है। तो ये बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस बार ये प्रावधान में कुछ इंक्रीमेंट होगा और ज़रूर होगा। और चूंकि ये मोदी गवर्नमेंट का थर्ड कार्यकाल है तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छी उम्मीदें बिल्कुल सबको है और बिल्कुल होना चाहिए। तो ब्रह्मे साहब, चूंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से कोई बदलाव हुआ नहीं है और अब नई परिस्थितियों में सरकार बनी है और अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, फाइनेंशियल स्थितियां हैं, स्टेटस हैं, और आपने भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का भी जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है वाकई में कि ये जो स्लैब्स में बदलाव की उम्मीद सबसे बड़ी उम्मीद की जा रही है, ये कुछ संभव है अभी तक की परिस्थितियों को देखते हुए? मुझे लगता है कोई भी जो तरीके बजट में किस तरीके से अपनाते हैं, पर ज़रूर कंज्यूमर के पास कुछ बचत होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम बढ़नी चाहिए, जिससे कि वो जो एक मांग में जो कमी है वो पूरी हो पाए। इसलिए ज़रूरी है। अब वो स्लैब में कमी करेंगे या टैक्स रेट को रीस्ट्रक्चर करेंगे या किस तरीके से इस बात को करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्रोथ रेट ज़रूर 7% की है पर प्राइवेट कंजम्पशन 4% के लेवल पे है, तो ये एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। इसको मांग बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। उसके लिए किस प्रकार की वो रिलीफ दे सकते हैं, किस प्रकार से टैक्स में रिलीफ दे सकते हैं और दूसरे किस प्रकार के डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो स्कीम की जरूर अपेक्षा बजट से है। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं इस वक्त मध्य प्रदेश से। राजपाल जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ढेर सारी उम्मीदें देश भर के अलग अलग वर्गों के लोगों की इस बजट से है और तीसरा कार्यकाल की पहली अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अग्नि परीक्षा में मोदी जी और मोदी जी की सरकार सफल होगी। इसलिए सफल होगी कि हम जब बजट पे बात करते हैं तो हम पिछले बजट से तुलनात्मक बात करते हैं। तो पिछले बजट से अगर हम तुलनात्मक बात करें तो हम ये पाते हैं कि इस बार का बजट 90% प्लस में आ रहा है। मतलब पिछली बार से 19% ज़्यादा ये बजट रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है आकार में। निश्चित तौर पर इसके अलावा जब हम बजट की बात करते हैं तो दो बातों पे बात करते हैं। एक ये कि पिछली सरकार के कार्यकाल तो हम पाते हैं इस देश के अंदर 2003 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही और बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद 13 से लेकर 2023 तक मोदी जी के 2 कार्यकाल रहे। निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह जी के समय पे जो देश की अर्थव्यवस्था हमें मिली थी और इन 10 साल के अंदर हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को जो आयाम दिए, विपरीत परिस्थिति के बाद दिए, जब कोरोना जैसी महामारी वैश्विक रूप पे चल रही थी, उस दौर में भी जो हमने परिणाम दिए वो परिणाम आशा अनुरूप रहे। और इसी वजह से देश ने जनता ने फिर से तीसरी बार मोदी जी को बागडोर देने का काम किया। विश्व के अंदर वैश्विक रूप से भी जब हम बात करते हैं, जब भारत देश का बजट पेश होता है तो विश्व के अन्य बजटों से भी उसकी तुलना की जाती है, विश्व की अन्य इकोनॉमी से भी उसकी तुलना होती है। तो वैश्विक तौर पर भी हम ये पाते हैं कि इस कोविड के बाद में जिस भी राष्ट्र में चुनाव हुए वहां कहीं भी सरकारें रिपीट नहीं हुई। एकमात्र देश भारत देश ऐसा है कि जहां पर कोविड की महामारी के बाद जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में भी यहाँ की सरकार रिपीट होती है। जितेंद्र जी, जवाब दीजिएगा इसका। वो कह रहे हैं कि 10 साल पहले जो देश हमें मिला था जिस परिस्थितियों में, उससे कई गुना आगे पिछले 10 सालों के दौरान सरकार लेकर गई है। बताइए इस पर प्रतिक्रिया आपकी। पत्र देने का काम किया। सबसे पहली चीज तो उन 10 सालों की सरकार में
जनता से झूठ नहीं बोला गया, जो भी थी स्थिति जनता के सामने रख दी गई। आंकड़ों के माया जाल में अब जो 2014 के बाद से हम सुन रहे हैं, आप तो व्यास जी ब्लेंडर देखिए कि किसी अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाया जाता है। इस देश, मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस देश की अर्थव्यवस्था अरुण जेटली के जिम्मे सौंप दी, जो कि अर्थशास्त्री नहीं थे, जिन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं था। और इसके लिए एक 10 सदस्यीय पैनल बनता है वित्त मंत्री को सहयोग के लिए। एक भी व्यक्ति को पैनल में नहीं शामिल किया गया, अकेले एक एडवोकेट के भरोसे इस देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी आपने। आज जो स्थिति बनी है, आप वैश्विक बजट की बात कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में जो आंकड़ों की बाजीगरी, मुझे शर्म आती है कहते हुए। वित्त मंत्री कहती है प्याज की कीमतें बढ़ रही है, मैं क्या करूं, मैं तो खाती नहीं हूं। ये सवाल, ये जवाब आते हैं। इसलिए आंकड़ों की बाजीगरी में ना उलझाया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अर्थशास्त्री हैं, उनको ऐसा बजट प्रस्तुत करना चाहिए। ये जितना पैनल बैठा है सब इसी बात की मांग कर रहा है कि कम से कम आंकड़ों की बाजीगरी में ना उलझा के मध्यम ठीक है सुंदरानी जी, इस तरह का बजट पेश हो कि आंकड़ों की बाजीगरी में देश को ना उलझाया जाए। पिछले 7 साल के बजट को पेश कर रही है और हालांकि जितेंद्र जी कह रहे हैं कि चलिए अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं के हाथों में इस बार अर्थशास्त्र की कमान है। बताइए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आंकड़ों की बाजीगरी लगती है, लेकिन देश को राहत देने का काम, देश को ऊंचाई देने का काम, आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 5वें नंबर पे भारत आ जाए 17वें नंबर से, तो कहीं ना कहीं यह उपलब्धि मोदी जी की सरकार की है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का सम्मान दिया, किसानों को कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ देने की कोशिश की गई। लगातार आप देखिए समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, किसानों का उपज का समर्थन मूल्य आज डेढ़ से ज़्यादा हो गया। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, धान का समर्थन मूल्य मनमोहन सिंह जी की यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार में 1300 रुपये तक था। आज अगर हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो 2200 रुपये का समर्थन मूल्य आदरणीय मोदी जी की सरकार 10 साल में, जहां 55 साल में 1300, वहीं 10 साल में मोदी जी ने उसको 2200 तक पहुंचाया। लगातार आप देखिए आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त मिला, ताकि इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो। यह काम मोदी जी की सरकार ने किया। मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का ऋण बिना गारंटी के देकर कम से कम 18 से 20 करोड़ लोगों को इस 10 साल में रोजगार देने का काम किया। रोजगार से लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, नौकरियों पे आश्रित नहीं रखना चाहती, स्वयं के रोजगार पे एक युवा 4 युवाओं को रोजगार दे सके, ये नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी क्या कहेंगे? रोजगार जनरेशन की दिशा में भी काम हुआ, प्रधानमंत्री चीजों को लेकर भी काम हुआ, किसानों को लेकर भी काम हुआ। जी बताइए। व्यास जी, कबीरदास जी ने कहा था कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। 50 लाख करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन गरीब तक के वो चीजें पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन आंकड़ों के बारे में हम 5वीं, दूसरी, तीसरी अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार की ग्रोथ है जहां जॉब्स नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात से शुरुआत हुई थी और आज हम ये कह रहे हैं कि हमें अगर ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्टेड है अगर वो अचीव करना है तो हमें 80 लाख से 1 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देना पड़ेगा। मतलब इसका साफ है कि देश में रोजगार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों को रोजगार देने का। एक तरफ सरकार जो है रोजगार देती है, दूसरी तरफ अगर कंपेयर करेंगे तो 10 गुना ज्यादा रोजगार प्राइवेट सेक्टर देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार के पास क्या है? पिछले 10 सालों में प्राइवेट सेक्टर को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। जो जस की तस स्थिति 10 साल पहले की हमारी सरकार में हम दे करके गए थे वही आ गई है। और तीसरी बात अभी ऋण की हो रही है कि मुद्रा योजना से लोगों को लोन मिल रहा है। आज हमारे देश की यह स्थिति है कि एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो कर्जे में है और जब एक व्यक्ति मर रहा है तो कर्जा छोड़ करके अपने बच्चे को दे करके जा रहा है। हमें कर्जे की बात क्यों करनी चाहिए? हम कैपिटल इंक्रीज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि एक व्यक्ति को इतना कमाने दिया जाए कि वो अपना कैपिटल खुद खड़ा करे कर्जा छोड़ करके? तो इसके ऊपर बजट में बात नहीं हो रही।